इस पूरे युग में हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या में वृद्धि हुई है और कमी भी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रह अचानक हमारे सौरमंडल में प्रकट हो गए और गायब भी हो गए, बल्कि ये इस बात पर निर्भर रहा कि उन्हें खोजा कैसे गया। प्राचीन काल से पृथ्वी से परे 5 ग्रह थे जो नग्न आंखों से भी दिखाई देते हैं: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। प्राचीन यूनानियों ने अपनी ग्रहों की सूची में सूर्य और चंद्रमा को भी शामिल किया था, लेकिन ये विचार ज्यादा समय तक नहीं रहा। 1700 के दशक के अंत में यूरेनस की खोज की गई थी, जो उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि ऐसा कोई विचार नहीं था कि हमारे सौरमंडल में 5 से ज्यादा ग्रह भी हो सकते हैं। इस खोज के बाद हमने और ज्यादा ग्रहों की खोज की, जैसे सेरेस, वेस्टा, पेलास और जूनो। ये सभी अब एस्टेरॉयड बेल्ट के रूप में जाने जाते हैं, जो मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षा के बीच मौजूद है। 1800 की शुरुआत में विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में भी ये सभी ग्रहों के रूप में सूचीबद्ध थे। 1800 के दशक के मध्य में नेपच्यून की भी खोज की गई और केवल कुछ ही दशकों के भीतर हमारे हाथों में ग्रहों की एक लंबी सूची थी। उस समय 8 ग्रहों के बीच एक स्पष्ट अंतर नहीं था, जिसे हम आज जानते हैं, और बड़े बड़े एस्टेरॉयड भी जिन्हें खोजा जा रहा है। 1860 के दशक तक 100 से अधिक एस्टेरॉयड खोजे जा चुके थे और अंत में उन्हें एस्टेरॉयड के रूप में अपना अलग वर्गीकरण दिया गया। एस्टेरॉयड्स को उन वस्तुओं के रूप में डिस्क्राइब किया गया था जिन्हें तारों से अलग नहीं किया जा सकता, इस तथ्य के बावजूद कि वे आकाश में चलते हैं। मतलब आज से 100 सालों पहले एस्टेरॉयड और तारों में कोई अंतर नहीं माना जाता था। दुनिया में बहुत से लोग आज भी ऐसा ही सोचते हैं कि प्लूटो एक प्लेनेट है। 1930 में प्लूटो की खोज की गई थी और इतनी बड़ी और दूर किसी चीज को खोजने के उत्साह में इसे एक ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि कुछ दशकों के भीतर यह पता चला कि प्लूटो एक प्लेनेट होने के नियमों का पालन नहीं करता। जिन ग्रहों को हम जानते हैं वे सौरमंडल के चपटेपन के साथ संरेखित गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरी ओर प्लूटो सौरमंडल में एक कोण पर परिक्रमा करता है और इसकी कक्षा इतनी अंडाकार है कि यह सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा के दौरान कुछ पॉइंट्स पर नेपच्यून की तुलना में सूर्य से ज्यादा करीब है। प्लूटो अनोखा था, इसलिए किसी ने भी इसे प्लेनेट कहे जाने पर विचार नहीं किया। लेकिन तब 1970 के दशक में प्लूटो को उम्मीद से बहुत अधिक छोटा पाया गया। यह पता चला कि इसका द्रव्यमान हमारे चंद्रमा का केवल 6वां भाग है। 90 के दशक में भी प्लूटो को प्लेनेट कहे जाने पर संशय बना हुआ था। वहीं दूसरी ओर टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही थी और प्लूटो के आसपास अन्य दुनिया की खोज की जा रही थी। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह यह जल्दी से स्पष्ट हो गया कि नेपच्यून की कक्षा से परे भी एक बेल्ट है, जिसे अब कुइपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इस बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को आज भी खोजा जा रहा है। इन ऑब्जेक्ट्स में से सबसे प्रसिद्ध है एरिस, सेरेना, हर्मिया और माके। लेकिन सच में वैज्ञानिकों ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स खोजे हैं। इस लिस्ट को देखिए। सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने अंत में एक प्लेनेट को कैसा होना चाहिए को इस प्रकार वर्गीकृत किया: एक खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में है, अपनी ग्रेविटी के लिए पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि प्लेनेट अपने गोल आकार को बनाए रख सके, और उसका ऑर्बिट बिल्कुल क्लियर हो। यद्यपि प्लूटो पहली 2 श्रेणियों में बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन अब क्योंकि यह कुइपर बेल्ट में स्थित है, इसलिए इसके ऑर्बिट को मंजूरी नहीं दी गई है। इसलिए ये एक प्लेनेट नहीं है। इसके बजाय इसे ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। ये एक प्लेनेट की तरह ही है, बस अपने ऑर्बिट को स्थिर बनाए रखने के लिए इसका आकार पर्याप्त बड़ा नहीं है। आज के समय में इन नई खोजों के कारण हमारे पास सीखने के लिए खगोलीय पिंडों की एक पूरी नई श्रेणी है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन परिवर्तन के कारण सेरेस, जो पहले एक एस्टेरॉयड था, को अब ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में जाना जाता है।